तो 5-7 मिनट के बाद ना अटेंडेंस लेनी जरूरी है। यस सर। और एब्सेंटीज बता देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा 12th वाले। है अगर सर वो मतलब बता नहीं पाऊंगा, मतलब टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता ना मेरे को कितने आते हैं और कौन कौन आते हैं। अच्छा, तो फिर भी तेरा जो अंदाजा लग जाए वो बता दियो मेरे को। जैसे पहले बता देता था ना, वो सर 12th दो वाले में बता सेशन दो होते हैं 12th तो वाले। मैं बता देता हूँ कि दूसरे वाले में कौन कोई नहीं आया कौन नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कुछ ये नोट कर लेंगे जल्दी से। कोलिजन थ्योरी है ना, कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए वैलिड है। इसलिए वैलिड है बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी दो रिएक्टेंट होंगे जैसे ये A2 प्लस B2 gives 2AB। तो दो रिएक्टेंट है ना, A2 और B2, तो सिर्फ इसके लिए वैलिड है कोलिजन थ्योरी। और इसका इसने हर एक कोलिजन को क्या, कोलिजन थ्योरी ने हर एक कोलिजन को इफेक्टिव माना था। इसलिए माना था जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सब स्फेरिकल है इस फॉर्म में। तो हर एक जगह से कोलिजन होगी तो वो इफेक्टिव कोलिजन होगी, यानी वो प्रोडक्ट बना सकती है। इस थ्योरी ने हर एक एटम को, मॉलिक्यूल को क्या माना था, स्फेरिकल माना था। यानी इसे माना कि जितनी भी कोलिजन होंगी सब इफेक्टिव होंगी, इफेक्टिव कोलिजन मान ली। लेकिन वो ट्रू नहीं है, 100% ट्रू नहीं है, इसलिए ज्यादा रिलाई नहीं करते इसके ऊपर। आगे अरेनियस की क्वेश्चन आएगी, वो ट्रू है, वो ट्रू होगी। अब इसके अंदर एक टर्म है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, डिनोट करते हैं इसको जेड से, है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं हम जेड से इसको डिनोट करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या बताता है कि कितनी कोलिजन हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में। जैसे ये 1 यूनिट वॉल्यूम, इस 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है स्फेरिकल, इनमें कितनी कोलिजन हो रही है 1 सेकंड के अंदर। नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इसको जेड से नोट करते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन हो रही है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट नोट करना है इसी के अंदर। नेक्स्ट अब इसके अंदर आएगा इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है। इफेक्टिव कोलिजन, कल मैंने तुम्हें एक ग्राफ बताया था ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ऐसी कोलिजन जो एनर्जी प्रोवाइड कर दे इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये याद आ गया नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी ये वाली, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, ऐसी कोलिजन जो रिएक्टेंट की एनर्जी को इतना बढ़ा दे, और सही ना, जैसे ये था 100, ये था से 20, तो 80 एनर्जी चाहिए ना 100 तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट। तो ऐसी कोलिजन जो 80 एनर्जी प्रोवाइड कर दे, ऐसी कोलिजन जो 80 एनर्जी प्रोवाइड कर दे, सही ना, उसे बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। समझ आ गया इफेक्टिव कोलिजन क्या है। इफेक्टिव कोलिजन क्लियर हो गया क्या है। यस सर। इफेक्टिव कोलिजन क्या है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी इक्वल टू, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो इफेक्टिव कोलिजन है ना। इफेक्टिव कोलिजन इसको डिनोट करेंगे एफ से। फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, किसी भी रिएक्शन का रेट तुमको पता है ऐसे दिया जाता है। किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे दिया जाता है, रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन रेज टू एन। हम बात कर रहे हैं मेनली रेट की, तो कंसंट्रेशन को मानते हैं 1, कंसंट्रेशन लेते हैं 1, तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा के। अब रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की कितनी कोलिजन हो रही है और उसमें से कितनी इफेक्टिव है, इसमें कितनी कोलिजन हो रही है और कितनी इफेक्टिव है ना। रिएक्शन के का जो रेट है या रिएक्शन की स्पीड जो है वो उस पर डिपेंड करेगी उसके अंदर क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और उसका क्या इफेक्टिव कोलिजन है। तो के जो है ये दिया जाता है जेड इंटू एफ से, जेड इंटू एफ से दिया जाता है। ये क्या क्लियर हो गई बात, ये क्लियर हो गया तो कि यस नहीं। सर। जेड इंटू एफ से दिया, जेड क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। जेड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एफ है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो इसमें रेट इक्वल टू के इक्वल टू जेड इंटू एफ आ गया, रेट इक्वल टू के इक्वल टू जेड इंटू एफ आ गया। जेड क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिया, कोलिजन हो रही है सपोज 10 की पावर या 1000 कोलिजन हो रही है, सपोज 1000 कोलिजन हो रही है, 1000 में से
जो इफेक्टिव कोलिजन है ज्यादा से ज्यादा होंगी 10%। तो F कितना आएगा 10/100, 10/100 इसका आ जाएगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 10/100 ऑफ 1000 कितना आ जाएगा ये 100, यानी 1000 में से सिर्फ 100 ही इफेक्टिव कोलिजन जो प्रोडक्ट बना सकती है। 100 ही इफेक्टिव कोलिजन जो क्या बना सकती है प्रोडक्ट। ऐसा करने के बाद भी ना, जैसे एक क्वेश्चन आया, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया वो 1 मार्क, इफेक्टिव कोलिजन हो रही है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इफेक्टिव कोलिजन हो रही है फिर भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा, क्या रीजन हो सकता है? इफेक्टिव कोलिजन हुई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, देन आल्सो इट डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये। जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स टकराए, आप दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे कुछ बॉन्ड बनेंगे। तो जो बॉन्ड बनना चाहिए वो उस डायरेक्शन से नहीं बन पा रहा जहां से बनना। जैसे NO एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है जो बुक में दे रखी है, NO2 प्लस NO2, NO2 प्लस NO2, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनना। NO2 प्लस NO2 क्या बनना चाहिए N2O4, ये N2O4 है। ये N2O4 है। NO2 प्लस NO2 क्या बना N2O4, ये N2O4 बन गया। अब अगर इफेक्टिव कोलिजन हो गई, कोलिजन हुई, इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर NO2 और NO2 ऐसे ओरिएंटेड है, ध्यान देना, NO2 और NO2, ये NO2 है और दूसरा NO2 जो है वो ऐसे है। अब इधर कोलिजन किसकी होगी, N की O के साथ होगी कोलिजन की नहीं? N की O के साथ कोलिजन होगी कि नहीं, बोलो। यस सर। N की O के साथ कोलिजन होगी कि नहीं? यस सर। अब चाहे वो एनर्जी प्रोवाइड कर दे, अब ये एनर्जी प्रोवाइड कर भी रहा है, मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा ना। तो इसलिए एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस करना है इस इक्वेशन के अंदर, एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस करना है इस इक्वेशन में, और वो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू पी, इनटू पी, सही ना, इनटू पी। ये है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो ये हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। जेड जो है क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और पी क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। पी क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टिर फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टिर फैक्टर, है ना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, तीनों नाम नोट करना है पी के, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। बस मैं अब जो लाइन लिखूंगा ये फाइनल लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए सबको। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो के अकॉर्डिंग दिया जाता है, कंसंट्रेशन 1 माना मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू जेड इंटू एफ इंटू पी, जेड इंटू एफ इंटू पी, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ जेड इंटू पी इंटू एफ, है ना। जेड यहाँ पे क्या है एनर्जी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड यहाँ पे क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या है इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और पी क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर ओरिएंटेशन और फैक्टर। हाँ स्टीरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। ये तीनों मिलकर के डिसाइड करेंगे, ध्यान रखना, ये तीनों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ये तीनों मिलकर के डिसाइड करेंगे जेड पी और एफ कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या क्लियर है ये? और एफ जो है उसको याद कर लेना, अच्छे क्वेश्चन देखे हैं एनसीईआरटी में, इसके सॉल्व में भी, बोर्ड में आया हुआ है। एफ जो है ये एक्सपेरिमेंटली ऐसे दिया जाता है, एफ जो है एक्सपोनेंट रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी, एक्सपोनेंट रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी। देखो जो 11th वाले बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना, अगर उनको समझ आ रहा है तो करें अटेंड, नहीं तो अब खास नीड नहीं है इसकी। आगे ना ग्राफ्स आने हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के, वो समझ आएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो तुम्हें कोई खास नीड नहीं है। अटेंड कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। एफ जो है वो होता सर है ये ई की पावर ई ए माइनस, क्या है? बता रहा हूँ मैं, ई यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबने पढ़ा हुआ है, और टी टेम्परेचर। ये एफ जो है ना ये ऐसे दिया जाता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। एफ यहाँ पे क्या है, एफ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में।
fraction of molecule having energy equal to or greater than threshold energy or activation energy. Fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy. ये F ऐसे दिया जाता है. तो अगर taking log on both sides, natural log F is equal to क्या आ जाएगा? माइनस EA by RT आएगा ना ये. नेचुरल लॉग F आ गया माइनस EA by RT एंड लॉग F क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस EA by 2.303 RT. ये फॉर्मूला नहीं भूलना, ये फॉर्मूला अप्लाई करना तुम. F दोबारा सुन लेंगे, भूलना नहीं बिल्कुल भी. फॉर्मूले में पता होना चाहिए F क्या है. F क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. नोट कर लेंगे आपको. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये F है. E है एक्टिवेशन एनर्जी, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर. T है टेम्परेचर. तो ये यूनिटलेस आएगा, ध्यान रखना इसका. ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है. ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर. तो K का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया? ध्यान देना, K का फॉर्मूला क्या क्या आ गया यहाँ से? Z इंटू P इंटू E की पावर माइनस EA बाय R. क्या समझ गए? ये F की वैल्यू पुट कर दी है. Z इंटू P इंटू E की और माइनस EA बाय R. क्या समझ आ गए? रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऐसे दिया जाता है. रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऐसे दिया जाता है. क्या समझ आ गया? यस सर. मैं एक बार और दोबारा बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे. K इंटू Z इंटू F इंटू P है. ये है, ध्यान रखना. Z मान लो अगर 10 की पावर 6 है, इतनी कोलिजन हुई दो मॉलिक्यूल्स के बीच. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में 10 की पावर 6 कोलिजन हुई. इसमें से सिर्फ 20% कोलिजन या 30% कोलिजन है जो इफेक्टिव है. तो इसको करेंगे इंटू 30/100 इंटू 30/100 ये कर देंगे. और उसमें से भी सिर्फ 10% कोलिजन है जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है. उसमें से भी सिर्फ 10% कोलिजन है जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है. तो इसको करेंगे इंटू 10/100. तो यही कोलिजन होंगी जो प्रोडक्ट बनाएंगी. क्या क्लियर हुआ? यही कोलिजन होंगी जो क्या बनाएंगी? प्रोडक्ट. ये कैंसिल कर दो, 0 0. और ये कितना आ जाएगा आंसर? 3 इंटू 10 की 4. ये भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बता रहा हूँ. 100 कोलिजन हुई तो हार्डली उसमें से एक या दो ही है जो प्रोडक्ट बना सकती है. समझ गए कि नहीं? है गर्भ सिंगल. यस सर. ये ध्यान रखना इस चीज का. ये कोलिजन ही है इनमें 10 के 6 में से जो प्रोडक्ट बना सकती है. जैसे मैं एक एग्जांपल है, एक क्लास के अंदर मैं पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है. एक क्लास में से 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है. उसमें से 20 स्टूडेंट्स ने 40 स्टूडेंट्स यानी जेड की वैल्यू होगी. 40 स्टूडेंट्स यानी जेड की वैल्यू. उसमें से 20 स्टूडेंट्स ने IIT मेंस क्लियर किया. ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. 20 स्टूडेंट्स थे और उसमें से 5 स्टूडेंट्स ये है जिन्होंने एडवांस क्लियर किया. तो वो हो गया P. समझ आया कि नहीं क्या बोला मैंने? मैंने इसको वर्ड्स में बोल दिया, अदरवाइज क्या होना चाहिए? ये परसेंटेज में आएगा. 40 स्टूडेंट्स था, उसमें से 50% ने मेंस क्लियर किया. उसमें से 50% ने क्या क्या क्लियर किया? मेंस. और उसमें से सिर्फ 10% या 20% ने क्लियर किया एडवांस. तो वो हो गया P. समझ आ गई बात कि नहीं? है यस नहीं सर. क्लियर हुआ अभी? तो ये रेट कांस्टेंट ऐसे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग K इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूं मैं, Z इंटू से P इंटू F. F क्या है? e⁻⁻⁴. ये ऐसे दिया जाता है K. और दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी. दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी. ये कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग है, याद रखना है कोलिजन थ्योरी. और एक थ्योरी और पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है और वो ट्रू है एक तरह से. K उसमें ऐसे दिया जाता है K टू A e की पावर माइनस EA/R. ये है अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन. दिस इज अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन. दिस इज अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन. ए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल होता है, याद रखना. इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है IIT एडवांस में. ए क्या है यहाँ पे? ए एक्सपेरिमेंटल. तो ए एक्सपेरिमेंटल को क्या मैं Z इंटू P लिख सकता हूँ? ए एक्सपेरिमेंटल को Z इंटू P लिख सकते हैं कि नहीं? ये ना एक्सपेरिमेंट Z इंटू P के इक्वल.
हो जाएगा कंपेयर करें तो? यस लिख सर। सकते हैं कि नहीं? और ध्यान रखना, जो ए एक्सपेरिमेंटल है उसको हम इसको बोलते हैं कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड इनटू पी था। ए जो है ये है अर्हेनियस कांस्टेंट, अर्हेनियस कांस्टेंट, और एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है। दूसरा नाम इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्लियर? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। डेफिनेशन पूछी हुई है एक बार एडवांस में फ्रीक्वेंसी फैक्टर की। ये क्या बोलता है? कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, सिर्फ कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, एनर्जी कुछ भी हो, उनकी एनर्जी कुछ भी हो, उनसे एनर्जी कुछ भी मिले। फ्रीक्वेंसी फैक्टर द रेट, क्या बताता है ये? द रेट एट विच कोलिजन अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, द रेट एट विच कोलिजन अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। लिख लिया? फिर फ्रीक्वेंसी एक फैक्टर बार की डेफिनेशन, लास्ट में क्या कहा आपने, एक बार रिपीट कर दो। frequency factor की definition, the rate at which collisions occur, it gives the rate at which collisions occur irrespective of their energy। सही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर it is measure of the rate at which collisions occur, सर मैं बाद में लेक्चर से देख। ये बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही सर क्या? सही आ रही है आपकी, सही आ रही सर है। सही आ रही है। अच्छा सही, अगर तू देख ली दोबारा एक बार। it is measure of the rate at which collisions occur, is measure of the rate at which collisions occur is irrespective of their energy, it is measure of the rate at which collisions occur irrespective of their energy। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, करना जरूर, थ्योरी वाला लेक्चर है। तो 5-7 मिनट मैं और लूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंटल जेड इनटू पी आ गया, समझ आ गया कि नहीं? बताओ जरा, एक एक्सपेरिमेंटल sir. जेड इनटू पी आ गया, समझ आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे बताओ, सब तुम्हें सबको पता है जेड की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, ये टोटल कोलिजन बता रहा है क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। और ए एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी कम आएगी कि नहीं? बोलो। ए एक्सपेरिमेंटल जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन जेड, तो ए बाय जेड, पी क्या आएगा? ए बाय जेड आएगा। इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये बात समझ आ गई कि नहीं? वेरी वेरी लेस देन 1। यस सर। ये लाइन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी ने पूछा था कि अगर पी की वैल्यू 4.5 आ रही है, आईआईटी ने पूछा अगर पी की वैल्यू 4.5 आ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितनी कोलिजन्स हो रही हैं वो अपने आप ही हो रही हैं, और रिएक्शन क्या है? 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? रिएक्शन 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? जितनी कोलिजन्स हो रही हैं सब बहुत इफेक्टिव है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जरूर जाएगी। नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ आई कि सर नहीं? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी फैक्टर, कैसे हो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी, इन्होंने बोल दिया कि पी की वैल्यू 4.5 आ गई, तो ये तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा लेस देन 1 ही होती है। पी की वैल्यू 4.5, 1 भी हो जाए इसका मतलब सारी कोलिजन इफेक्टिव है। इसने तो बोला पी पी इज इक्वल टू 4.5, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन तो अपने आप खुशी खुशी हो रही है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है किसी प्रैक्टिस की या किसी भी चीज की। समझ आई बात कि नहीं है? अगर यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था एडवांस में। अब यहाँ पे जो मैंने टर्म बताई है, ये एक्सपेरिमेंटल जेड इनटू पी, ये कैसे आया तुम्हें समझ आ गया पूरा? अब इसके अंदर अगर मैं तुमसे बोलता हूँ के वर्सेस, ये तुम्हें पता है के टू ए ई की पावर माइनस के बाय आर टी, के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनेगा? के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये ग्राफ, के वर्सेस टेम्परेचर, के वर्सेस ये दोनों के ग्राफ बनाओ।
हाँ बना ली ग्राफ के देखो एक्सपोनेंट का ग्राफ e रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ तुमने पढ़ा होगा, ये एक्सपोनेंट वाला कैसे बनेगा, ट्राई करना है इसको। ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से अगर जीरो से स्टार्ट करते हो के वर्सेस टी का ग्राफ, या इसको थोड़ा सा ऊपर से भी दिखा सकते हो के वर्सेस टी का। और दूसरा ग्राफ जो है के वर्सेस ई है, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो एक्टिविटी क्या होगी, इससे कम होगी ज्यादा होगी, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो एक्टिविटी क्या होगी, बोलो गर्व, कम होगी सर। कम होगी ना, तो इसका ग्राफ ये ग्राफ है के वर्सेस ई। अर्नियस इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन जो है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला क्या सर, मतलब केवल सिर्फ 1/t का नहीं ऊपर वाला? नहीं 1/t का नहीं, वो log के वर्सेस 1/t का होता है हेमांग, वो log के वर्सेस 1/t का होता है। अगर आप टेक द log ऑन बोथ साइड्स फिर उसको ले, नहीं सर, क्योंकि e की पावर -x थोड़ी बन रहा है, मतलब वो t है और वहाँ पे 1/, और वहाँ पे -1/t आ रहा है। हाँ -1/t, तो के वर्सेस टी का ग्राफ तो यही बनेगा ना, इंक्रीजिंग। टू पुट करके देते वैल्यू, टी को एक बार सर, जीरो वो- पुट कर और के चेक कर, टी को जीरो पुट करके सर के e चेक की कर। पावर इंफिनिटी आ गया ना। ये मतलब तू कह रहा है ये वाला ग्राफ बनना चाहिए ना ऐसे, सर तो मतलब जब t 0 रख रहा तब e की पावर इंफिनिटी बन रहा है। हाँ e की उससे पावर आएगा नहीं ये, -infinity। उससे चेक। हाँ उससे नहीं आएगा ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर, उससे आएगा नहीं, तो इससे तू निकाल रहा है टी जीरो और के निकालेगा और टी इंफिनिटी के निकालेगा। हिमांग इसको ध्यान रख ले, इस ग्राफ को, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रख ले, 2 बार पूछा हुआ है आईआईटी, के वर्सेस ये और के वर्सेस टी का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ कर लेना। ये मैं तुम्हें आगे ना नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, क्या कहते हैं, जो अरेनियस इक्वेशन की डिटेल, अभी तुम यहीं तक करो, यहीं तक कर लेना, जरूर थ्योरी पढ़ लेना इसकी, आज वाली थ्योरी जरूर याद करके अभी मेरे को लर्न लिख के भेज देना।